रहीम आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम बायो एनर्जेटिक्स का यूनिट स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन। देखो बेटा ये जो लाइट रिएक्शन होता है ना इसके बहुत सारे नेम्स हैं। इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, इसको फोटो फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है, फोटो फास्फोराइलेशन भी बेटे जो है वो इसको कहा जाता है। पता होना चाहिए आपको, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसको जी स्कीव भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल जी की तरह की होती है, ठीक है ना। ये थैलाकाइड की सरफेस पर होता है, ये लोकेशन भी इसकी याद रखनी है। ये कहां होता है? थैलाकाइड की सरफेस पर बेटा ये रिएक्शन जो है बेटा ये होता है। अब इसमें ना दो तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्योंकि पहले ये वाला फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ था, चाहे ये बाद में पाया जाता, क्योंकि ये डिस्कवर पहले हुआ था तो इसलिए इसके साथ 1 लगाया गया। ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है, जबकि ये फोटो सिस्टम चाहे पहले पाया जाता बट क्योंकि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है तो दैट्स व्हाई इसको नाम दे दिया गया फोटो सिस्टम 2 का। अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले ये होता है कि लाइट जो है बेटा ये देख रहे हैं आपके, लाइट जो है वो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर स्ट्राइक करती है। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर स्ट्राइक करने से ये होता है कि यहां पर इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, उनकी एक्साइटेशन होती है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है बेटा ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन काज करेगा वाटर की। ऑक्सीडेशन इसकी वजह से ये अपने 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन को लूज कर देगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 का पार्ट बन जाएंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज और उसकी अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा, दोबारा से स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जब तक इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जो इस लाइट की वजह से इसमें से निकले थे, वो तब तक ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। आप जानते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे, खुद वो रिड्यूस हो। देखें इसने इलेक्ट्रॉन खुद गेन किया जबकि वाटर ने लूज किया, तो वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी रिडक्शन हुई। तो दैट्स व्हाई फोटो सिस्टम 2 आफ्टर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी एनर्जी इस्तेमाल होगी एटीपी बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये इलेक्ट्रॉन बेटा प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन के पास जाएंगे। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बेटा इट विल बी हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी। इस दौरान एटीपी बनेगा। अब सेम ऐसे ही यहां पर भी होता है कि लाइट इसके ऊपर भी टकराती है और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो है बेटा वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इट विल आल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसकी ये जो पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव चार्ज है या इसका अनस्टेबिलिटी है वो पीछे से आने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसको फुलफिल कर देते हैं। यहां वाटर की जरूरत नहीं है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास हैं। ये आप देख रहे हो कि प्राइमरी एक्सेप्टर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आएंगे फेरिडोक्सिन के पास, फेरिडोक्सिन से ये जाएंगे एनएडीपी रिडक्टेज के पास और एनएडीपी रिडक्टेज के पास ये इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन ये आपस में मिलेंगे। यहां पर बन जाएगा NADPH प्लस H। आप ये नहीं लिख सकते NADPH2, ये लिखना गलत है क्योंकि जब एक प्रोटॉन गेन कर लेता है तो वो पहले से जो प्रोटॉन ये गेन कर लेता है वो प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को ऐड नहीं होने देता। बट वो प्रोटॉन जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से दूर भी नहीं जाता, क्लाउड में ही रहता। तो दैट्स व्हाई आपको लिखना पड़ता है NADPH प्लस H, दैट इज मोर सुटेबल टर्म। तो इस सारे रिएक्शन में आपने वाटर का इस्तेमाल किया, आपने लाइट का इस्तेमाल किया, बदले में आपको बेटे 2 चीजें मिली, ATP एंड NADPH
प्लस H, ये चीजें आपको मिली। साथ में आपको हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी मिला, ठीक है ना। ये भी बहरहाल ये गेन है इसका। बाद में ये हाफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है बेटा वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगी। ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। चल देखें, ये आपको जी स्कीम दिखाई गई है पूरी की पूरी, ये मैंने बुक से कटिंग लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो होती है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ये कौन सी होती है? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि NADPH का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ATP कम हो जाते हैं। तो इस सूरत में जब ATP कम हो जाएंगे तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे लेता है, जिसको आप साइक्लिक फास्फोरिलेशन का नाम देते हो। ये बुक से लिया मैंने। देखें, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन के पास तो जाते हैं, आगे नहीं जाते, ये दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं और इस तरह एक सर्कल चलता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। और इस सर्कल के दौरान ATP जनरेट होते रहते हैं, NADPH जनरेट नहीं होते, क्योंकि NADPH तब होंगे जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन, ना इसमें वाटर ब्रेक होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम जो है बेटा वो 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। तो ये चलता रहेगा यहां तक के जो है बेटा वो NADPH के वो बराबर हो जाए। जब वो बराबर हो जाएगा तो फिर फर्ज कर लो आपके पास ATP 0 है और NADPH जो है वो आपके पास 4 है। अभी लेवल तो साइक्लिक शुरू होगी, तो क्या होगा? साइक्लिक कब तक चलती रहेगी? वो चलती रहेगी जब तक ये बराबर नहीं। अब ये हो गए बराबर, जब ये बराबर हो गए फिर दोबारा से ये नॉन साइक्लिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जब दोबारा से जो है अनइक्वल होंगे फिर साइक्लिक। ये इस तरीके से सर्कल जो है बेटा साइक्लिक नॉन साइक्लिक का जो है वो चलता रहता है। इसको आप, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। चल, अब इसके अंदर ना ये जो सारा जो बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म था, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, ये आपको दिखाई भी दे रही है। अब ये ATP कैसे जनरेट होता है ना, बड़ा ट्रिकी और बड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है ये पार्ट है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये थैलाकाइड की सरफेस पर होता है। लास्ट ईयर एक MCQs भी आया था और 90% बच्चों का गलत हो गया था। अगर आप उनमें से जिनका ठीक हुआ तो ये नहीं यकीनन आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा, लेकिन 90% बच्चों का ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फर्ज कर ले कि ये थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं एक थैलाकाइड बना रहा हूं। ले जी, ये थैलाकाइड है। ये थैलाकाइड की ल्यूमन है और इसके बाहर सारा स्ट्रोमा, दिस विल स्ट्रोमा, दिस विल स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, सारी तरफ स्ट्रोमा है, ठीक हो गया। ये सारा स्ट्रोमा है, अंदर ल्यूमन है। इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है। यहां पर आप जानते हो कि दिस विल बी अ फोटो सिस्टम 2। आप जानते हो कि इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक हो गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, निकल जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे बेटे प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है ना। ये सीरीज चलते हैं ना, प्राइमरी एक्सेप्टर देन प्लास्टोक्यूनोन। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? देखो, असल में ATP जनरेट करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। कीमियो ऑस्मोसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है बेटा वो डेवलप होता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है कि स्ट्रोमा और ल्यूमन में प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। फिर उस डिफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है ATP प्रोडक्शन के अंदर। देखिए, 3 तरीके से प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम ल्यूमन और स्ट्रोमा में। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो ATP जनरेशन के लिए। दैट विल कॉल द कीमियो ऑस्मोसिस। अब देखें, जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी ना तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा। आप जानते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। तो जब ये 2 प्रोटॉन बनेंगे तो पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इसके पास, इसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन अब स्ट्रोमा और ल्यूमन में प्रोटॉन 2 प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन क्रिएट किया अंदर ल्यूमन के अंदर।
तो अब जो है पहला डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अब प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा में कम हो रहे हैं और ल्यूमन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वाटर की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, पहली वजह। नंबर 2, अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन है ये खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये स्ट्रोमा से बेटे स्ट्रोमा में बहुत सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी लेते, दूसरी वजह बन रही है। अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन है ना, दिस विल रिएक्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्ट विद 2 प्रोटॉन, तो इट विल फॉर्म प्लास्टोक्यूनोन। ये रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी, रिड्यूस फॉर्म है प्लास्टोक्यूनोन की, ये बन जाएगा। तो इसने 2 प्रोटॉन इस्तेमाल कर लिए, कहां से यूज किए? स्ट्रोमा से। अब यानी प्रोटॉन स्ट्रोमा से और कम होना शुरू हो गया, ल्यूमन में बढ़ रहे हैं, स्ट्रोमा ल्यूमन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रोमा के यूज हो रहे हैं। तो अब ये देख लें इसमें मजीद कम हो गए। यहां पर आगे आ जाता है साइटोक्रोम, ठीक है ना, ये बेटा शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम को। फिर आ जाएगा प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन बेटा आगे जो है वो प्लास्टोसायनिन और देन जो है फोटो सिस्टम 1 आ जाता है। अब फोटो सिस्टम 1 को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स वो ल्यूमन में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी अब 2 जराए डेवलप हो गए। पहला जरिया कि जो प्लास्टोक्यूनोन ने जो प्रोटॉन को पिक किया था स्ट्रोमा में से, वो प्रोटॉन भी बाद में जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के तहत अंदर ल्यूमन में आ गए। यानी स्ट्रोमा वाले 2 प्रोटॉन ल्यूमन में आए, वाटर ने 2 प्रोटॉन जनरेट किए, तो अब स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम हो रहे हैं और जो है बेटा ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, मिकदार का फर्क पैदा हो रहा है, इसी का इस्तेमाल होगा एटीपी जनरेशन में। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, यहां से फेरेडोक्सिन और एनएडीपी रिडक्टेज के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेटा ये क्या होंगे, ये कहां पर इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल करेगा एनएडीपी। एनएडीपी यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, देखिएगा जरा। एनएडीपी जो है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन इस्तेमाल करेगा। कहां से इस्तेमाल करेगा? स्ट्रोमा से इस्तेमाल करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H में। तो मैंने कहा था ना कि 3 जराए से प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हम करेंगे। पहला वाटर ल्यूमन में इकट्ठा कर रहा है, दूसरा प्लास्टोक्यूनोन ले रहा है स्ट्रोमा से, साइटोक्रोम डाल देता है जो है बेटा ल्यूमन में, दूसरा, तीसरा प्रोटॉन यूजेज बाय NADPH। NADPH प्रोटॉन इस्तेमाल कर रहा है, कहां से इस्तेमाल कर रहा है? स्ट्रोमा से यूज कर रहा है। तो स्ट्रोमा में 3 जराए से प्रोटॉन को कम कर दिया गया और ल्यूमन में बढ़ा दिया गया। अब ये डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी ल्यूमन में प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। अब बेटा क्या होगा ये कि यहां पर एक पंप होता है जिसको प्रोटॉन पंप या इसको कहा जाता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। एटीपी सिंथेज एंजाइम अब ये क्या करेगा? ये यहां पर मैंने चैप्टर 4 में भी बताया था, ये होता है F0 और ये होता है F1। ठीक हो गया? तो बेटा क्या होगा कि इसमें से प्रोटॉन निकलेंगे ऐसे, और ये जो जब ये एटीपी सिंथेज एक्टिव होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू एटीपी। ये ले जी प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्वेश्चन वहां पर आया था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के दौरान प्रोटॉन कहां से कहां मूव करते हैं। आप देखें ना, प्रोटॉन अब मूव कर रहे हैं बेटा ल्यूमन टू स्ट्रोमा। जिसने ल्यूमन टू स्ट्रोमा लिखा था उसका ठीक हो गया था कि ल्यूमन से स्ट्रोमा, जब एटीपी सिंथेसिस के दौरान, कीमियो ऑस्मोसिस के दौरान प्रोटॉन ल्यूमन टू स्ट्रोमा मूव करते हैं तो तब एटीपी जो है बेटा वो जनरेट होता है। मेरा ख्याल है मेरी बात है आपको समझ। इस रिएक्शन को कीमियो ऑस्मोसिस कहा जाता है, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। कीमियो ऑस्मोसिस सिर्फ बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट थैलाकाइड के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पे भी कीमियो ऑस्मोसिस होती है। उस वक्त वहां पर इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। यहां इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि यहां पर लाइट इस्तेमाल हुई है। ठीक होगा ना? मेरा ख्याल है ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा करेंगे बेटा जो कि है डार्क रिएक्शन। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का डिफरेंस आपने बेटे पढ़ना है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है ये आउटर सरफेस पर होता है, ये इनर होता है। इसमें फोटोलाइसिस होती है, इसमें फोटोलाइसिस नहीं होती। ये 680 है, ये 700 है। इसमें NADPH जो है बेटा नहीं बनता फोटो सिस्टम में, 1 में बनता है।
ठीक है ना। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में हिस्सा डालता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा ये नॉन साइक्लिक में हिस्सा डालता है। ये डिफरेंस आपने, मैंने यहां पर मेंशन किया, ये डिफरेंस आपने लाजमी ये मेमोराइज करना है, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज आ जाता है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का फर्क मैं बता चुका हूं बेटा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक के अंदर क्या फर्क होता है, डार्क और लाइट रिएक्शन का फर्क आपने, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन से ये मुराद नहीं कि ये रात में होता ये भी दिन में। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना। ये ग्रेना क्लोरोप्लास्ट पर होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। इसमें फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें फोटोलाइसिस होती है, इसमें फोटोलाइसिस नहीं होती। इसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, इसके अंदर जो है बेटा वो यूज होते हैं, इसमें ग्लूकोज बनता है। चले इसको भी देख लेते हैं। देखें सबसे पहला स्टेप, 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये कार्बन की रिडक्शन होती है, लेकिन क्योंकि इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल की तादाद 3 होती है। 5 कार्बन वाला के 3 मॉलिक्यूल हो तो 15 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो टोटल 18 हो गए। तो बेटा पहले तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं 3, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, बुक में लिखा है। फिर वो स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं, ये 3 कार्बन, लेकिन मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है 6। तो 6 मॉलिक्यूल हो 3 कार्बन वाले, तो ये टोटल 18 कार्बन बेटे बन जाते हैं। दिस विल बी अ 3 फास्फोग्लाइसरेट। 3 फास्फोग्लाइसरेट का मतलब होता है कि इसके तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप है। 3 फास्फोग्लिसरेट का, सॉरी ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये मतलब है। अब 6 मॉलिक्यूल है आपके पास, एक मॉलिक्यूल 1 एटीपी का इस्तेमाल करेगा। इस रिएक्शन को ना पहले वाले को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कार्बन फिक्सेशन स्टेप कहते हैं। फिर कार्बन रिडक्शन होती है कि पहले स्टेप में कार्बन रिडक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल 1 एटीपी को तोड़ के उसका फास्फेट जो है बेटा इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो इसका हिस्सा बन जाता है। अब ये बन जाता है 3 से 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, यानी इसके अब पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो 6 मॉलिक्यूल है तो 6 एटीपी इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए देखो ना ये 6 लगा हुआ, तो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। इसी तरह यहां रिडक्शन होती है, एनएडीपीएच 6 एनएडीपीएच इस्तेमाल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ये दोनों इसके साथ मिल जाएंगे, और ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है। ये तब्दील हो जाता है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और इनऑर्गेनिक फास्फेट 6 निकल जाएंगे बाहर। ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है, इसलिए इसको रिडक्शन फेज भी कहा जाता है। ये जो G3P है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 में से 1 इस्तेमाल हो जाता है बेटा ट्रायोज बनाने में, 5 रह गए वो रीजनरेट हो जाते हैं। ये 3 ये मल्टीपल स्टेप है, ठीक है ना। 3 एटीपी का इस्तेमाल करेगा और रिएक्टिंग सब्सटेंस बनाएंगे, तो दैट वाइज इसको रीजनरेशन स्टेप कहा जाता है, रीजनरेट हो जाता है मॉलिक्यूल। तो एक केल्विन साइकिल जब रन होता है तो आपको बेटे जो है वो एक ट्रायोज देता है, एक ट्रायोज देता है, ठीक है ना। मतलब देखें एक ट्रायोज बनाने में, एक ट्रायोज अगर आपने बनाया ना ट्रायोज, तो 1 केल्विन साइकिल हुआ। इस 1 केल्विन साइकिल पर आपने 9 एटीपी खर्च किए प्लस 6 एनएडीपीएच यूज हुआ, ये यूज हुए, और एक ट्रायोज बना है सिंगल केल्विन साइकिल में। और आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल किए, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो बेटे 2 केल्विन साइकिल होंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज तो तब बनेंगे ना, ट्रायोज तो 3 है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, ये 3 कार्बन है, तो बेटा 18 एटीपी इस्तेमाल होंगे, और टोटल जो है बेटा वो 12 NADPH जो है बेटा वो इस्तेमाल होंगे, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएंगे। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, और आपको 1 ग्लूकोज जो है बेटा वो मिल जाएगा। ये आपने बहुत अच्छे से बेटे याद करना है। यहां पर हमारा जो प्लांट वाला हिस्सा है वो बेटे मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे जरूर पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।